यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास। ये है आपकी क्लास नंबर 18। अभी तक हम लोगों ने क्लास 17 तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए सभी लोग फिर स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए फिर, तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था। तो लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ सेक के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ सेक यानी कि सेक की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने दो कंडीशंस आपको बताई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जब आपके सपोर्ट्स जो होते हैं इक्वल लेवल पे होते हैं, सपोर्ट्स मान लिया ए एंड बी कोई सपोर्ट है, तो जब इक्वल लेवल पे होते हैं आर इन इक्वल लेवल पे, तो वहाँ से हम लोगों ने सेक की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने जो सेक की जो दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई कि सपोर्ट जो मान लिया क्या है, सपोर्ट्स क्या होते हैं आर इन इक्वल लेवल, आर इन अनइक्वल लेवल, अनइक्वल लेवल। ठीक है, जब आपके सपोर्ट अनइक्वल लेवल पे होते हैं तो कंडक्टर पे सेक की वैल्यू क्या आती है, सेक किस तरीके से हमारा कैलकुलेट होता है, तो उस चीज़ का आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सपोर्ट की बात आती है तो हमारा जो सपोर्ट होता है अनइक्वल सपोर्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारी जो पहाड़ी एरियाज़ होती हैं, जो हिल एरियाज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, ज़मीन कैसी होगी, समतल तो होगी नहीं। जब ज़मीन हमारी समतल नहीं होगी तो हमारे जो पोल होंगे या टावर होगा तो वो अलग अलग जगह पे लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि मान लिया एक टावर आपका यहाँ लगा है और कुछ ऊंचाई पे कुछ टावर एक यहाँ पे लगा दिया है, एक टावर मान लिया यहाँ लगा है, एक टावर कुछ ऊंचाई पे, मतलब इस तरीके से आपका क्या होता है पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या बना दिया, ये हिल एरियाज है कोई। ठीक है, अब इस हिल एरियाज में अगर आपको कंडक्टर को बिछाना है या कंडक्टर को इरेक्ट करना है तो इस केस में हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, पोल को लगाना पड़ेगा। तो मान लिया हमने एक पोल यहाँ लगा दिया, यानी कि पोल का मतलब क्या है, हमारा सपोर्ट एक ये है और एक सपोर्ट हमने लगा दिया यहाँ पे इस पहाड़ी पे। ठीक है, तो अब कंडक्टर का जो डायग्राम बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा, तो कंडक्टर को अगर हम लोग बिछाएंगे तो इसका फिर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो देखिए इसको और अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये क्या है हमारा, मान लिया एक मिनट, तो आप सब लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते जाइए और साथ साथ में बनाते जाइए। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में भी आता रहे और आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। ठीक है, तो मान लिया एक हमारा ये इस तरीके से हमारा एक ये टावर है या पोल है और एक हमारा मान लिया ये है। ठीक, तो एक ये है और एक ये है, मान लिया ए ये है और बी ये है। अब कंडक्टर का जब बिछाओगे या कंडक्टर को इरेक्ट करोगे तो देखिए कंडक्टर का शेप किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हमारा ये कंडक्टर का शेप कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। मान लिया ये यहाँ पे, ठीक, तो ये इसको बना लीजिए अच्छे से, हमारे पोल है। ठीक, तो ये डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ से मान लिया अगर आपका सेक की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम कुछ एजम्पशंस हैं उन एजम्पशंस को मान लेते हैं। ठीक है, तो एजम्पशंस मानने के लिए हम क्या एजम्पशंस मानेंगे, जैसे कि हम लोग
कंडक्टर पे कोई एक पॉइंट मानते थे, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर को भी फॉलो करिए, तभी इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो मान लिया कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, कंडक्टर, ये क्या है हमारा, ये हमारा है कंडक्टर, ठीक। तो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया ओ, ये हमने क्या पॉइंट के सेलेक्ट कर लिया और ओ, ठीक है। और इस सपोर्ट से इसकी लेंथ हमने एज्यूम कर ली, क्या है, एल। एल क्या है, हमारी स्पैन लेंथ है, ठीक। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, स्पैन लेंथ, दो टावरों के बीच की दूरी स्पैन लेंथ कहलाती है, ठीक। तो ये दो टावर हैं और ये कोई पहाड़ी एरिया है, मान लिया ये हिल एरियाज है, ठीक। तो ये इतना एजम्पशन बना लिया। अब हम जानते हैं कि अगर इसके लेवल को देखें तो यहाँ से इस सपोर्ट से अगर हम लोग सैग की वैल्यू देखें तो इस सपोर्ट से और इस ओ के पॉइंट के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही सैग होता है। तो यहाँ से हमारी जो सैग की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हम एज्यूम कर लेते हैं S1, ये हमारी सैग की वैल्यू है सपोर्ट ए के द्वारा। अब यहाँ से इस कंडक्टर के और इसके बीच में हम लोग अगर देखें तो हमारी सैग की वैल्यू हमने क्या डिसाइड कर ली, तो इस लोएस्ट पॉइंट के, देखिए कंडक्टर का जो लोएस्ट पॉइंट ये है और यहाँ सपोर्ट क्या है बी, तो सपोर्ट बी से और कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी सैग। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया H2, ये क्या कर लिया, सैग H2 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो हमने देखा कि हमारा S1 ये है और H2 ये है, यानी कि अगर इस सपोर्ट से सैग की वैल्यू देखें तो हमारी H2 है और इस सपोर्ट से ए से देखें तो हमारी सैग की वैल्यू S1 है, ठीक है। अब देखिए, तो हम जानते हैं कि जब भी हम सैग को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, यही देखते हैं। और कंडक्टर का कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमारा एक कंडक्टर वेट की बात करें तो वेट भी एक फोर्स ही है हमारा, ठीक है। वेट क्या है, फोर्स है। तो इस डायग्राम को आप इस तरीके से बनाएंगे और मान लिया कि हमारा जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ से कुछ दूरी पे मान लिया कोई x1 है, सपोर्ट ए, यानी कि पॉइंट ए से सपोर्ट, पॉइंट ओ से सपोर्ट ए के बीच की दूरी क्या है, x1 है। और सपोर्ट बी से ओ के बीच की दूरी हमने जूम कर ली H2, ठीक है। ये क्या है, हमारी H2। और जो टोटल आपकी स्पैन लेंथ है वो कितनी है, L है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना नोट करिए सभी लोग, इस डायग्राम को बना लीजिए। तो ये हमारा अनइक्वल सपोर्ट है। अब देखिए अनइक्वल सपोर्ट है तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो सपोर्ट आपका है, मान लिया ये सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट को आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ से देखते हैं कि हमारी जो हाइट है आर अनइक्वल कब हुई है, कि जब हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी हाइट मान लिया h है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका कि नहीं, यानी कि sec1 और sec2 का डिफरेंस ही तो आपका क्या है, h है। यानी कि ये जो इस पॉइंट पे मान लेते हैं यही इक्वल लेवल होना चाहिए था, लेकिन हमारा इक्वल ना हो करके हमारी कितनी ऊंचाई पे है, सपोर्ट 2, तो वो है हमारी h ऊंचाई पे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो कुछ एजम्पशंस हैं, देख लीजिए इसमें। जैसे हमने मान लिया कि हमारी L क्या है, L है हमारी स्पैन लेंथ, ठीक। लिख लीजिए सभी लोग, स्पैन लेंथ है। और H हमने मान लिया, H क्या है हमारा, डिफरेंस है बिटवीन टू सपोर्ट लेवल, डिफरेंस बिटवीन टू सपोर्ट लेवल। तो देखिए दो सपोर्ट लेवल के बीच डिफरेंस कितना है, मान लिया एक सपोर्ट ये है, ठीक, और एक सपोर्ट ये है। तो इस सपोर्ट का हमारा जो लेवल का डिफरेंस कितना है, h है, ठीक। तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अब x1 हमारा क्या है, वो x1 है हमारा डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम ए, यानी कि x1 क्या है, पॉइंट ओ से सपोर्ट ए तक
दूरी, ठीक है, या डिस्टेंस, यही है कि नहीं, बताइए। तो इतना नोट करिए सभी लोग, इतना नोट करो पहले। नोट हो गया। चलिए, इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। टेलीग्राम चैनल क्या है आपका, जो है आपका यूएसपी, ठीक है, यूएसपी को ज्वाइन कर लीजिए। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमने एक डायग्राम बना लिया और इस तरीके से इसको हमने एजेंशंस ले लिया कि एल हमारी स्पैन लेंथ है, एच हमारी डिफरेंस है बिटवीन टू सपोर्ट लेवल पर, x1 हमने दूरी मान ली कि पॉइंट ओ से सपोर्ट ए के बीच की दूरी, और x2 क्या है तो दूसरे में लिखिए। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पॉइंट ओ से सपोर्ट बी तक की डिस्टेंस, ये सपोर्ट बी तक की डिस्टेंस है, ठीक। ये हो गया x2। अब यहाँ से और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टेंशन क्या है, T, कि है टेंशन इन द कंडक्टर, टेंशन इन द कंडक्टर पर कितना टेंशन लग रहा है वो हमने एज्यूम कर लिया कि T एज्यूम कर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो मान लिया हमारा क्या है कि W जो है वो वेट है कंडक्टर का, तो वेट ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, नोट करते रहिए। अब देखिए, अभी तक हम लोग जब सैग की कैलकुलेट करते थे वैल्यू, जहाँ पे हमारा सपोर्ट, पिछले क्लास में हम लोगों ने जब सॉल्व किया था सैग की वैल्यू, तो वहाँ से हमने क्या देखा था कि हमारा टॉर्क टेंशन इनटू जो आपकी वर्टिकल पोजीशन की जो डिस्टेंस होती थी कोऑर्डिनेट्स, उसका मल्टीप्लाई इनटू हम करते थे क्या, हमारा क्या होता था, वहाँ से हमारा कैलकुलेट होके आता था WX जो कंडक्टर का वेट इंटू x/2 डिस्टेंस होती थी उसकी, ये क्या होती थी वहाँ पे डिस्टेंस, और ये हमारा क्या होता था, वेट होता था वहाँ पे। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालते थे तो क्या निकलता था, WX²/2t, यही हमारा निकलता था कि नहीं निकलता था, बताइए। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ से देखा था, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी लगेगा, वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या लगेगा। जैसे मान लिया हमने y को वहाँ क्या माना था, सैग माना था, ठीक है। y क्या हमारी जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, हाइट होती है, वही तो आपका सैग होता है, ठीक, इस तरीके से। अब वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया कि मान लिया कि हमारा ये जो है डायग्राम देखिए एक बार, कि हमारा जो सैग है S1 जो है, मान लिया ये यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से इतनी डिस्टेंस, तो ये सैग है, तो ये वर्टिकल पोजीशन है कि नहीं। वर्टिकल का मतलब क्या है, ये वर्टिकल होती है और ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो यहाँ से वर्टिकल यानी कि हम मान सकते हैं y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं S1 है। तो हमने देखा कि हमारा क्या हो जाएगा, सैग S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंडक्टर, तो हमने W माना है, इंटू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी x1 है पॉइंट O से, ठीक है, अपॉन ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 2t, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सैग S1 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही सैग 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए सैग 2, तो सैग 2 की वैल्यू देखिए यहाँ से इस डायग्राम में, सैग 2 की वैल्यू क्या है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, वो वेट तो कंडक्टर का W है दोनों के केस में, और हमारी जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, h2 है, यानी कि sec 2, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस कितनी है, वेट इंटू जो डिस्टेंस पॉइंट O से
और सपोर्ट बी के बीच की दूरी कितनी है, h2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या करेंगे w इंटू h2 का स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक, यही होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहाँ से हमने देखा कि h1 और h2 की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। अब बात आती है कि ये हमारी h1 h2 तो निकल आई है, लेकिन इसमें आपकी h1 और h2 जो डिस्टेंस है वो अननोन है, ठीक है। तो x1 x2 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो इसके लिए x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब जानते हैं कि हमारी जो स्पैन लेंथ है, स्पैन लेंथ की हमने बात की, तो ये स्पैन लेंथ, और स्पैन लेंथ क्या होती है, एल होती है हमने एज्यूम की, और वो एल क्या है, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में जो स्पैन लेंथ एल है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। तो हमने क्या लिखा है इसको x1 प्लस x2, तो ये हमारी टोटल स्पैन लेंथ हो गई, ठीक है, ये स्पैन लेंथ हो गई। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इसको क्या डाल दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए इतना नोट करिए, पहले सभी लोग इतना नोट करो। ये बात समझ में आई सब लोगों के। तो ये हमारी S1 और S2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि जो S1 S2 है, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिफरेंस कर दें तो यहाँ से हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी x1 और x2 की वैल्यू निकालना। अब एक इक्वेशन तो आपको हमारी x1 प्लस x2 बराबर l मिल गई है, ठीक है, यानी कि स्पैन लेंथ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो अननोन क्वांटिटी हैं तो हमको अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए दो इक्वेशन भी चाहिए। तो इन दो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू l, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लोग अगर x1 x2 की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो sec s1 है वो sec s2 है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से मैनिपुलेशन करें कि हमारी जो x1 और x2 की वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेट हो जाए, तो देखिए हम क्या करेंगे, s1 और x2 को डिफरेंस कर देते हैं। अब x1 और x2 का जब डिफरेंस करते हैं तो देखिए, तो डिफरेंस बिटवीन द सेक, तो सेक के बीच में डिफरेंस क्या है, मान लिया S2 और S1 की हमने डिफरेंस कर दिया, तो हमारा यहाँ से देखिए वैल्यू क्या निकल के आएगा। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, इनको चाहे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए आप, क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे ये है, मान लिया इसको A डाल दीजिए, इसको B डाल दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर A और B का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से लिख दिए इक्वेशन B माइनस A, ठीक है। B माइनस A करेंगे तो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, W अपॉन 2t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से जब और सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं ये हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, h2 माइनस s1 इक्वल्स टू W अपॉन 2t, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ठीक, और इसको x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे भी चाहे 2 कर दो, चाहे इस तरीके से चलो लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्लस में तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे x2 लिख लो, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो x2 और x1 ये लिख सकते हैं हम कि नहीं, x1 प्लस x2, ठीक है, इसको ये लिखा जा सकता है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि हमारा देखिए S2 और S1 का जो डिफरेंस है वही हमारी सपोर्ट लेवल की हाइट है, देखिए इस डायग्राम में। तो S1 और S2 का अगर डिफरेंस निकालें तो वही हमारा क्या है, h है, h की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से देखिए अब क्या समझ में आता है कि हमको पता है कि हमारा S2 माइनस S1 क्या है, h की वैल्यू है, यानी कि डिफरेंस है, हाइट है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, S1 और S2 की वैल्यू h रखें, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा,
और x1 प्लस x2 की वैल्यू ये हमारी क्या है, l है, यानी कि स्पैन लेंथ। तो ये दोनों कंडीशन आप समझ लीजिए। इन दोनों की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो s1 माइनस s2 की जगह पे h हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू W/2t, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और यहाँ पे x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? चलिए नोट करिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ से x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालते हैं, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2TH/WL। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहिए। तो ये दो चीज़ हो गई। अब इसको इक्वेशन नंबर अब इसको हम लोग क्या डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर सी हमने डाल दिया, ठीक है। तो इक्वेशन सी जब इसको डाला तो यहाँ से देखिए हमारी x2 माइनस x1, एक तो इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन हमने अभी क्या बताई कि हमारी x1 प्लस x2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x2 दो इक्वेशन हो गई। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मान लिया ये हमने कोई इक्वेशन डाल दी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सी को इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या कैलकुलेट होके आएगी, तो देखिए x1 इक्वल्स टू L/2 माइनस के TH/WL, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/2 माइनस के TH/WL, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, x1 और x2 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। x1 और x2 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमको पता है कि s1 हमारी की वैल्यू क्या होती थी, W(x1)²/2t, ठीक है, और h2 हमारी क्या होती थी, W(x2)² अब x1 और x2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे पुट करके हम sec1 और sec2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब अनइक्वल लेवल का जब सपोर्ट लेवल होता है तो उस केस में सेक की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। बताइए इतनी बात सब लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बार क्या करेंगे, सभी लोग इसको दोबारा से देखेंगे, समझेंगे, दोबारा से समझ लीजिए क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन एज्यूम किया, कैलकुलेशन पहले सपोर्ट ए सपोर्ट बी का हमने पिछली क्लास में कर लिया था। सपोर्ट कंडीशन 2 में हमने देखा कि सपोर्ट अगर हमारा अनइक्वल होता है, ठीक है, यानी कि टावर को अलग अलग दूरी पे अलग अलग ऊंचाई पे लगाया जाता है, तो अलग अलग ऊंचाई पे लगाने पे हमारा जो सपोर्ट है वो कंडक्टर का इक्वल नहीं होता है। तो अनइक्वल होने के कारण हमारा सेक की वैल्यू जब निकालेंगे तो उसकी डिफरेंट निकलेगी। तो उसके लिए हमने एजम्पशंस ले लिया कि एल हमारा क्या है, एक स्पैन लेंथ है दोनों टावर के बीच, और एच हमने जो डिफरेंस माने हैं कि हमारा जो सपोर्ट ए और सपोर्ट बी के द्वारा जो बीच में डिफरेंस है, यानी कि कितनी हाइट का डिफरेंस है, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया एच, ठीक है। x1 हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ है, और पॉइंट ओ से जो हमारी डिस्टेंस है सपोर्ट ए तक की वो डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट ओ से हमारी सपोर्ट बी के बीच में डिस्टेंस हमने एज्यूम किया x2, ठीक है। इतनी बात, फिर आगे देखिए, फिर x2 हमने क्या किया, पॉइंट ओ से सपोर्ट बी तक की डिस्टेंस है। टी हमने एज्यूम किया कि कोई कंडक्टर पे आपके टेंशन लग रहा है, टेंशन का मतलब तनाव बोलते हैं ना, तो टेंशन टी लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यू क्या है, हमने एज्यूम किया कि कोई कंडक्टर पे हमारा जो पर यूनिट लेंथ पे कंडक्टर पे वेट लग रहा है, क्योंकि कंडक्टर का कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो कंडक्टर का वेट लग रहा है। अब
वहाँ से हमने देखा कि जब हमने पिछले क्लास में जब आपको कैलकुलेट करके बताया था कि सैग की वैल्यू, तो वहाँ से हम क्या करते थे कि टोटल टेंशन को इनटू जो सैग वैल्यू होती है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस हमारी वाई होती है। अब वाई जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वही तो हमारी सैग होती है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि टी इंटू वाई, और यहाँ पे क्या होता था कंडक्टर का वेट इंटू जो डिस्टेंस होती है पॉइंट ओ से, तो वो हमने मल्टीप्लाई करके निकालते थे। तो जो यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाली थी, और वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमारा ये रिलेशन निकल के आया था कि डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2t, यानी कि जो डब्ल्यू वाई होता है वो वही हमारा क्या होता है, सैग होता है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सैग की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो वाई होता है, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सैग S1 जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर के वेट का मल्टीप्लाई करेंगे इनटू जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, x1 स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2t। टेंशन तो हमारा सेम लग रहा है दोनों कंडीशन में, ठीक है 2t। ऐसे ही हमने क्या किया, sec 2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो sec 2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वेट कंडक्टर का इनटू डिस्टेंस पॉइंट ओ से, तो पॉइंट डिस्टेंस ओ से कितना है h2, तो h2 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 2t। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एस इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए और बी हमने डाल दिए, यानी कि S1 और S2 वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक, अब हमको ये पता है कि हमारी जो स्पैन लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है L, जिसकी डिस्टेंस हमें पता है कि दो टावरों के बीच डिस्टेंस क्या है x1 प्लस x2, जो हमने एज्यूम की है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बताइए, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इसको डाल दिया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हमको बताया कि हमारी जो S1 और S2 है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट अगर कर लेंगे तो हमारी जो सैग है S1 और S2 की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है यही तो आपको पता करनी है कि हमारी टावर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस निकाला। ठीक है, जब डिफरेंस हमने इन दोनों इक्वेशन को निकालेंगे सैग 1 और सैग 2 की, ठीक है, तो डिफरेंस निकालने से हमने देखा कि हमारा वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आया, W/2t अपॉन h2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब h2 माइनस h1 जो होता है वही हमारा क्या है, देखिए डिफरेंस है हमारे हाइट का, जो टावर की जो हाइट है, यानी कि सपोर्ट ए और सपोर्ट बी का जो डिफरेंस है हाइट का, वही आपका एच हमने जूम किया है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे एच लग लिया। फिर हमने क्या किया, जो S1 और x2 को जो हमने सॉल्व किया, तो S1 प्लस x2 की वैल्यू हम जानते हैं कि हमारी क्या है, L है, तो L हमने रख दिया यहाँ पे, और x2 माइनस x1 को हमने ऐसे ही रखा। फिर हमने क्या किया, x2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली, और x2 माइनस x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई 2th अपॉन WL। ठीक है, अपॉन WL। इतनी बात समझ में आई, बताइए। फिर हमने क्या किया कि हमको पता है कि x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो एक तो इक्वेशन आपकी सी हो गई, और दूसरी जो स्पैन लेंथ वाली इक्वेशन होती है वो हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या किया, जब उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी x1 और x2 की, वो कितनी आ जाएगी, L/2 माइनस TH/WL। x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L/2 माइनस TH/WL। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, जब हमको x1 और x2 की वैल्यू हमको पहले तो पता लग गई, तो x1 x2 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर ली, तो उसके बाद हमको पता है कि हमारी x1 क्या है, WX1 स्क्वायर बाई 2t, और x2 क्या है, WX स्क्वायर बाई 2t। तो जब हम x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी s1 और x2 की वैल्यू, यानी कि सैग S1 की वैल्यू निकल जाएगी और सैग S2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारे टावर यानी कि सैग S1 से कितना सैग निकलेगा और S2 से कितना सैग निकलेगा कंडक्टर पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। बताइए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करिए। अच्छा, आ गया समझ में सबको।
तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन होता है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि हर कोई क्या है इसको रटा देता है, तो रटना नहीं है, आपको सारी चीज़ समझ के चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा ये तो सही हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमारा अगर कंडक्टर के, हम जानते हैं कि जो सैग होता है वो हमारा बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के वेट पे भी डिपेंड करता है और टेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप सपोज करिए कि हिल एरियाज़ में अगर बात करें, ठीक है, हिल एरियाज़ का मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र में हम जानते हैं कि हमारे बर्फबारी भी होती है कि नहीं, क्या होती है, बर्फबारी होती है। और बर्फबारी होने के कारण हम जानते हैं कि हमारे जो कंडक्टर्स होंगे, मान लीजिए ये कंडक्टर्स है, ये इस तरीके से कंडक्टर्स आपका दो टावरों के बीच में बना हुआ है या कसा है, ठीक। अब यहाँ से क्या है, मान लिया बर्फबारी होती है इस तरीके से, मान लिया इस पहाड़ी क्षेत्रों में, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बर्फ़ आपकी इस कंडक्टर पे भी तो आएगी कि नहीं। मान लिया ये हमने क्या किया कि हमारे कंडक्टर के ऊपर भी बर्फ़ या हम कह सकते हैं आइस आ जाती है, ठीक है। तो जो कंडक्टर के ऊपर जो आइस आती है, इसी आइस को हम लोग क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, आइस लोडिंग। क्या बोलते हैं, आइस लोडिंग, यानी कि कंडक्टर पर जो आइस ऊपर जमती है उसी को आइस लोडिंग बोलते हैं। जब आइस ऊपर बढ़ जाएगी कंडक्टर के ऊपर, तो इस केस में क्या होगा, जो ओवरऑल मानते हैं कि ओवरऑल जो कंडक्टर का वेट है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बताइए इंक्रीज होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमारा ओवरऑल जो कंडक्टर का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल कंडक्टर का वेट जब इंक्रीज हो जाता है तो उससे कितना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए जब हिल एरियाज़ में होता है, जब एनालिसिस करते हैं सैग की, तो उस केस में हम इफ़ेक्ट ऑफ आइस को भी इंक्लूड करते हैं। किसको, इफ़ेक्ट ऑफ आइस, यानी कि जो आइस लोडिंग है उसको भी हम ध्यान में रख करके उसका एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि बर्फबारी होगी तो कंडक्टर का वेट बढ़ेगा, और कंडक्टर का वेट बढ़ेगा तो उससे सैग की वैल्यू भी, उस सैग की वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा, होगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये हो गया आइस की वजह से। दूसरा होता है कि हमारा जैसे जानते हैं कोई विंड की वजह से जब हवा चलती है, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, विंड का लोड होगा, यानी कि हवा का लोड होगा, तो कंडक्टर में सैग में डिपेंड होगा कि नहीं, तो विंड का भी आती है इसमें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इफेक्ट को, यानी कि विंड इफेक्ट और आइस लोडिंग के इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों इफेक्ट को इंक्लूड करेंगे, तब हमारा जो है सैग की वैल्यू कितनी आएगी, तो कंडक्टर का वेट कब होगा कितना, तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि हमारी किस तरीके से आइस लोडिंग होती है कंडक्टर पे, उसका वेट कितना होता है, उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं और आप उसके बाद भी अगर क्लास नहीं करते हो तो समझ लेना तुम लोग फिर कुछ नहीं हो, ठीक है। क्लास ज़रूर करिए, क्लास करिए सभी लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं पे भी आपका इसका नोट्स नहीं मिलेगा, हो कहीं इतनी प्रॉपर तरीके से क्लासेस कहीं पे भी नहीं चल रही होगी, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे कैजुअल वे में लेते रहोगे तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे, ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।